गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शोभा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी मेन प्री। आज हम द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा संबंधी अनुच्छेद एवं उपबंधों की जानकारी देना। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से अवगत कराना। बाल अधिकार क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति एवं इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जिसे जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक डीएलएड छात्र हैं, तो डीएलएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक शिक्षक ही बनेंगे। तो शिक्षक बनने के बाद आप कहाँ जाएंगे पढ़ाने जो जाएंगे, तो एक प्राइमरी स्कूल में ही। तो इसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कैसे होता है, कौन से बच्चों का एडमिशन हम कर सकते हैं, कौन से बच्चों का एडमिशन हम नहीं ले सकते हैं, कैसे ज़रूरी है उनके बारे में जानना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें कुछ अधिकारों का पता होना चाहिए कि स्कूल में बच्चों का क्या अधिकार है, स्कूल में टीचर का क्या अधिकार है। इन सब अधिकारों के बारे में जानने के लिए आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें एक पॉइंट और है। देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एक नींव है। देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या है, प्राइमरी एजुकेशन एक नींव होती है। देखिए, कहते हैं ना कि जिसकी नींव अच्छी होती है, जिसकी जड़ अच्छी होती है, उसकी जो बुनियाद है क्या होती है, बहुत टिकाऊ होती है, बहुत मजबूत होती है। और जिसकी नींव या जड़ अच्छी नहीं है तो उसकी बुनियाद के बारे में बोलते हैं ना कि वो अच्छी बुनियाद का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्राइमरी शिक्षा जो है वो एक नींव होती है। ठीक है, प्राइमरी शिक्षा क्या है, एक नींव, एक बुनियाद का कार्य करती है। तो उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या क्या अधिनियम बनाए हैं, क्या क्या रूल बनाए हैं, क्या क्या रेगुलेशन बनाए हैं, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है, ठीक है, पहले मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा, मतलब किसी भी राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु होती है। वह पहली सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके कोई भी राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता है। यानी कि राष्ट्र विचारधारा एवं चरित्र निर्माण में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का है, उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं है। इसका संबंध किसी एक विशेष वर्ग से नहीं है, बल्कि पूरी जनसंख्या से होता है। इस प्रकार सब व्यक्तियों की शिक्षा अथवा जनसाधारण की शिक्षा ही राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है। ठीक है ना, मतलब मूल अधिकार है। ठीक है, अब क्या है, शिक्षा संवर्ती सूची में। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। देखिए, पहले शिक्षा जो है मतलब 1976 से पहले जो शिक्षा थी उसको राज्य सूची के क्या कहते हैं अनुसार देखा जाता था। मतलब जो पहले शिक्षा जो थी वो राज्य सूची के अधीन थी। मतलब जो राज्य सरकार होती थी वही शिक्षा से संबंधित जो भी प्रक्रिया हैं, गतिविधियां हैं, जो भी कार्य हैं वो देखती थी। फिर क्या हुआ, 1976 के बाद शिक्षा को जो है संवर्ती सूची में रख दिया गया। तो देखिए, इसमें क्या है कि देखिए, भारतीय संविधान में शासन संबंधी विषयों को 3 सूचियों में व्यक्त किया गया। तो पहली सूची में क्या है, पहली सूची में 97 विषयों का उल्लेख किया गया। इसमें शिक्षा से संबंधित कितने थे, 63 से लेकर के 66 तक जो विषय थे वो क्या थे, शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है, और इन पर जो कार्य करने का अधिकार था वो उत्तरदायित्व जो क्या था वो केंद्र सरकार का था। ठीक है, अब सूची सेकंड में क्या है, सूची सेकंड में वो सारे विषय दिए गए जिन पर राज्यों का अधिकार है। ठीक है, और इनमें कुल विषय कितने थे, 66 थे। सूची अब आती है सूची थर्ड, यानी कि समवर्ती सूची। इनमें उन सभी विषयों का उल्लेख है जिनके संबंध में केंद्र तथा राज्य सरकारें कार्य कर सकती हैं, और शिक्षा इसी सूची में है। देखिए, 1976 से पहले राज्य के अधीन थी शिक्षा। फिर 1976 के बाद क्या कहते हैं संवर्ती सूची, यानी कि शिक्षा को संवर्ती सूची में रख दिया गया। मतलब केंद्र सरकार भी इसमें अब अपनी अहम भूमिका निभाती है। यहाँ पे भी वही बताया गया जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। देखिए, 1976 से पूर्व शिक्षा क्या थी, राज्यों के अधीन थी। शिक्षा जो है राज्यों के अधीन हो गई थी।
ठीक है ना। उसके बाद 1976 में संशोधन किया गया, फिर शिक्षा को समवर्ती सूची से राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे दूरगामी परिणाम हुए। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता स्तर को बनाए रखने एवं देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं रखरखाव सम्मिलित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संविधान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित धाराएं एवं उपबंध। देखिए, शिक्षा को बेहतर से बेहतर तरीके से बनाने के लिए कुछ उपबंध मतलब कुछ धाराएं, कुछ आर्टिकल, कुछ अनुच्छेद दिए गए, जिससे कि शिक्षा को और अच्छे से अच्छे मतलब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सके, जिसमें बच्चों के कुछ अधिकार थे, माता पिता के कुछ अधिकार दिए गए, शिक्षकों को कुछ अधिकार दिए गए। मतलब इन सारे अधिकारों को देकर ही शिक्षा को एक अच्छा बनाया जा सकता है। जिसमें पहला था धारा 21 का अधिकार, मतलब धारा 21A, अनुच्छेद 21A में क्या अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 21A में बोला गया था मतलब 6 से 14 वर्ष के आयु वाले जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है। फिर आता है धारा मतलब अनुच्छेद 51A। इसमें क्या बोला था? इसमें कुछ अधिकार थे जो अभिभावक और जो संरक्षक होते हैं उनका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। फिर आता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया? देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। वो क्या था? अनुच्छेद 21 का मतलब 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और ये 4 अगस्त 2009 को अधिनियम के रूप में पारित हो गया। मतलब एक बच्चे को अधिकार दिया गया जो 6 से 14 वर्ष की आयु का जो बच्चा होगा वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करेगा। ये क्या होगा? उसका मौलिक अधिकार होगा, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। अब आता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा। मतलब जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है वो 2009 अनुच्छेद 21 का। इसमें क्या था? इसमें देखिए, इसमें 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं, जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। आपको केवल ये जो अध्याय हैं 7 उसके अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला अध्याय क्या था? पहला अध्याय था प्रस्तावना के रूप में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें देखो, स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए। कौन कौन से स्कूल बताए गए जिसमें शिक्षा को अच्छे से मतलब एक बच्चा ग्रहण कर सकता है? वो है सरकार द्वारा स्थापित नियमित स्कूल, मतलब जो सरकारी स्कूल होते हैं वो, अनुदान प्राप्त स्कूल, एडेड स्कूल होते हैं वो, विशेष श्रेणी वाले स्कूल जैसे नवोदय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, और अनुदान ना प्राप्त करने वाले निजी स्कूल, मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी बच्चों को जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए आरक्षित सीटें होती हैं वो देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। निजी स्कूल भी उनको मना नहीं कर सकते हैं। अब क्या है अध्याय 2 में? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का अधिकार होगा। किसी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है अध्याय 3 में? अध्याय 3 क्या है? केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के कुछ दायित्व बताए गए हैं। इसमें क्या है? देखिए, इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन करने के लिए धन का
प्रावधान करें। ठीक है, ये हो गए इनके अंतर्गत। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत सरकार को सहायता के तहत प्रदान करेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्य मतलब क्या है, केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेम तैयार करेगी। ठीक है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता संसाधन उपलब्ध कराएगी। अब आता है अध्याय 4। इसमें क्या है, स्कूल और शिक्षकों के कुछ दायित्व हैं। क्या है, देखिए, सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने मतलब जो करेंगे ही, सरकारी स्कूल हैं वो निःशुल्क शिक्षा तो प्रदान करें ही, बल्कि विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी, जो विशेष श्रेणी वाले विद्यालय होते हैं उनको भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा, ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के रूप में कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश लेने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड भी देना होगा। बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में भी किसी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी तरीके से आप बच्चे से ये नहीं बोल सकते कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, ये उनका मूल अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार है जिसको आपको देना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। ठीक है, अब इसमें शिक्षकों के कुछ दायित्व हैं, जैसे नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसको पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना, बच्चे के नियमितता, उपस्थिति, सीख और सीख की प्रगति के बारे में चर्चा करना। अब क्या है, अध्याय 5 में क्या है, देखिए, आरंभिक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। इसमें क्या कहा गया है, मतलब बोला गया है कि प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाले शैक्षणिक प्राधिकारी जो होते हैं इन बातों पर ध्यान देगा, संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता करेगा और बच्चों का समग्रता में विकास करेगा। अध्याय 6 क्या है, बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के अंतर्गत गठित राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करेंगे। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा के अधिकार के संबंध में कोई भी शिकायत लिखित रूप से संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा। देखिए, अध्याय 7 क्या है, जो है अध्याय 7 है वो है अन्य प्रासंगिक बातें। मतलब और भी कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि इस अधिनियम के प्रावधानों को देखो, इस अधिनियम के प्रावधानों में क्रियान्वयन हेतु सरकार, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकती है। ठीक है, इस अधिनियम अथवा इसके बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई भी मुकदमा या क्या कहते हैं वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। किसी प्रकार का मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।